अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूट्राइन कैंसर को। इट मे रेफर्स टू एनी ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर विच अकर इन द यूट्रस, नेमली एंडोमेट्रियल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। हमारे पास यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम के सेल्स जो होंगे, वहां से जो कैंसर अराइज होगा उसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहेंगे। और सर्विक्स के ट्रांसफॉर्मेशन जोन से जो कैंसर अराइज होगी, उस मतलब उस सेल्स की अगर अनकंट्रोल ग्रोथ होगी तो हम उसको कहेंगे सर्वाइकल कैंसर। और या फिर लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जोन दिखाया हुआ है। ये वो जोन होता है जो कि जहाँ पे आउटर और इनर पार्ट जो होता है सर्विक्स का वो मिलता है। तो इस जोन में अगर हमारे पास अनकंट्रोल ग्रोथ होगी तो उसको कहेंगे सर्वाइकल कैंसर इन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ सर्विक्स। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, यानी कौन कौन सी चीजें जो कि लेके जाती हैं। तो एस्ट्रोजन का बढ़ जाना, हार्मोन थेरेपी अगर कोई ले रही है, ओबेसिटी, एस्ट्रोजन स्क्रीनिंग ट्यूमर्स, ओल्ड एज, जैसे जैसे औरत एज बढ़ती जाती है उसकी वजह से भी, इनफर्टिलिटी यानी कोई जो प्रेग्नेंट ना हो पाना, कंसीव ना कर पाना, जेनेटिक्स यानी किसी पेरेंट्स को हो तो फिर फैमिलीज में रन करता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मतलब कि एंडोमेट्रियम का जो है उसकी थिकनेस जो है वो 6.7 मिलीमीटर की हो, यानी मतलब उसमें साइज बढ़ गया है, नंबर जो सेल्स था एंडोमेट्रियम के, उनकी सेल्स का साइज बढ़ गया है, तो उसको कहेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। या फिर वायरल इन्फेक्शन जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो भी कॉज कर सकता है सर्वाइकल कैंसर। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? ब्लीडिंग होगी या वाटरी डिस्चार्ज होगा पर वजाइना, डिफिकल्ट और पेनफुल यूरिनेशन, बैक पेन होगी, स्वेलिंग होगी लेग्स में, और लेटर स्टेज ऑफ डिजीज में वुमेन को फील होगी पेल्विक पेन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो अराइज होता है जब नॉर्मल एंडोमेट्रियल सेल ग्रोथ के अंदर एरर आ जाए। यूजुअली क्या होता है, जब सेल जो है वो पुराने हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, बॉडी उनको खत्म कर देती है और नए सेल रिप्लेस हो जाते हैं उनकी जगह पे। लेकिन कैंसर तब होगा जब हमारे पास नए सेल्स बनते जाएं, अभी उनकी जरूरत भी ना हो और ना ही वो डैमेज हो, डू नॉट डाई एज दे शुड, और फिर जो पुराने सेल्स हैं वो भी खत्म ना हो बॉडी से, तो इसको कहेंगे कैंसर। यानी कैंसर मतलब अनकंट्रोल सेल की डिवीजन भी हो रही है और जो डैमेज सेल्स हैं वो अब रिमूव ही ना हो बॉडी से, उसको कहेंगे, उसकी वजह से ये एंडोमेट्रियल कैंसर अराइज होगा। These abnormal cancer cells may have genetic abnormalities that cause them to grow excessively. जेनेटिकली भी हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है। जैसे कि अगर हमारे पास एक जीन होता है बॉडी में, ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसको कहते हैं P53, ये ऐसे होता है कि ये हमारे पास ट्यूमर यानी एक्सेसिव सेल्स की प्रोडक्शन को स्प्रेस करता है। अगर इन केस किसी की बॉडी में जेनेटिकली यानी इसकी म्यूटेशन हो तो इसकी वजह से क्या होगा, अब इसने काम कर स्प्रेस करना था अनएक्सेसिव या अनकंट्रोल ग्रोथ को, अब यही नहीं है बॉडी में या इसकी म्यूटेशन हुई भी है, तो सेल्स क्या होंगे, उनका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, वो अनकंट्रोल ग्रो करेंगे। या फिर हमारे पास एक और एंजाइम है, P13AKT काइनेज पाथवे, इसकी ओवर एक्सप्रेशन की वजह से भी सेल की ग्रोथ होगी और इट लीड्स टू एंडोमेट्रियल कैंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम बायोप्सी करवाएंगे एंडोमेट्रियल कैंसर की। टेस्टिंग फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया दोनों के लिए हम बायोप्सी करवाएंगे, जिसपे हम थोड़ा सा उसका टिश्यूज लेके लैब में भेजेंगे। सीटी स्कैन और एमआरआई से हम ट्यूमर के साइज को मेजर कर सकते हैं। और ब्लड के अंदर जो है CA-125 जो है ट्यूमर मार्कर है, इसका लेवल बढ़ जाएगा, ये रिलीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होती है <<35 U/ml होती है, लेकिन अगर इसका लेवल जो है 35 से बढ़ जाएगा तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। इन समटाइम्स विद एंडोमेट्रियल कैंसर, अ वेरी हाई ब्लड CA-125 लेवल सजेस्ट दैट द कैंसर हैज प्रोबेबली स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस। अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो फिर हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि अब ये यूट्रस तक कन्फाइंड नहीं है बल्कि यूट्रस से भी आगे चला गया। जैसे ही कैंसर डायग्नोज होगा, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज डिपेंड करेंगी कि स्टेज क्या है कैंसर का। अगर पहला स्टेज है यानी यूट्रस तक कन्फाइन है, स्टेज 2 मतलब जो है कि उसने यूट्रस और सर्विक्स दोनों को इन्वॉल्व किया हुआ है, स्टेज 3 में उसने जो है बियॉन्ड द यूट्रस चला गया वो, बट लेकिन रेक्टम और ब्लैडर को रीच नहीं किया। पेल्विक एरिया के जो लिम्फ नोड्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन स्टेज 4 में जो है वो स्प्रेड कर जाएगा पेल्विक रीजन में भी, एंड कैन अफेक्ट द ब्लैडर, रेक्टम एंड मोर डिस्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। सर्जरी करेंगे, हिस्टेरेक्टमी कर देंगे, यूट्रस को रिमूव कर देंगे, और अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है तो डायसेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे लिम्फ नोड्स को नियर द ट्यूमर इफ द कैंसर हैज स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस। उसके बाद हम रेडिएशन थेरेपी करेंगे। रेडिएशन थेरेपी जो है वो आफ्टर सर्जरी दी जाती है।
ताकि हम डिस्ट्रॉय कर सके कैंसर सेल्स को जो कि रिमेनिंग एरिया में रह गए। बट रेयरली इसको सर्जरी से पहले भी दिया जाता है ताकि हम ट्यूमर के साइज को श्रिंक कर सके। रेडिएशन थेरेपी ऑप्शंस फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर मेन गोल इंक्लूड रेडिएशन डायरेक्टली टुवर्ड्स द होल पेल्विस एक्सटर्नली। इसमें एक्सटर्नली होल पेल्विस को भी हम दे सकते हैं रेडिएशन जो है वो। और टाइनी रेडियोएक्टिव सीड्स आर प्लेस्ड इन द बॉडी क्लोज टू द ट्यूमर। यहाँ बॉडी में भी इसको रखा जा सकता है। सीड्स की टाइनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो जहाँ पे ट्यूमर होगा उसके करीब रख देंगे। इसको हम कहते हैं ब्रेकी थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में फॉर यूट्राइन कैंसर ऑफन इन्वॉल्व्स द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन गिवन इन पिल फॉर्म। Only hormone therapy includes aromatase inhibitors, often used for the treatment of women with breast cancer, such as anastrozole and letrozole। तो ये जो aromatase inhibitor है, इसकी वजह से जो है हमारे पास जो है एस्ट्रोजन नहीं बनता। तो जिसकी वजह से जब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एआई इज अ ड्रग जो कि रिड्यूस करेगा हार्मोन एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन को इन वुमेन बॉडी बाय स्टॉपिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स अदर देन ओवरीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इट विद अदर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। हार्मोन थेरेपी उन औरतों के लिए ली जा सकती है जो कि हु कैन नॉट हैव सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और इन कॉम्बिनेशन, जो सर्जरी वगैरह नहीं ले सकते उनके लिए हम हार्मोन थेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी कीमो ऑफन इंक्लूड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्सोरिबोसिन एंड सिस्प्लास्टिन एंड पेसिलिस्टल। हमारे पास ये जो है एवेस्टिन जो होगी ये एंजियोजेनेसिस को यानी नए सेल्स की ग्रोथ, नए ब्लड जहाँ पे भी नए सेल्स बनते हैं वहाँ पे नई ब्लड वेसल्स भी बनती है उनको सप्लाई करने के लिए। तो नए ब्लड वेसल्स को अगर ब्लॉक करना होगा तो हम एवेस्टिन देंगे, जिसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलेगी सेल्स की तो सेल्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको अभी क्लिनिकल ट्रायल में ये भी अंडर क्लिनिकल ट्रायल है। और इसके अलावा हमारे पास पेनिप जो है वो ब्लॉक करती है एंजियोजेनेसिस को भी और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी स्टॉप करती है। वैक्सीनेशन जो है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट रिकमेंडेड दिस वैक्सीनेशन अगेंस्ट एचपीवी। अभी जो हमारे पास HPV-16 और HPV-18 जो है ये दोनों सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं 70% लोगों में। तो अगर हम इसके खिलाफ जो है वैक्सीन दे देंगे तो फिर एक तरह से हम कैंसर से पेशेंट को बचा सकते हैं। ये कैंसर होने के बाद की वैक्सीन नहीं, ये पहले की वैक्सीन है, ठीक है। बोथ वैक्सीन आर गिवन ए सीरीज ऑफ 3 इंजेक्शंस ओवर अ 6 month पीरियड। द सेकंड डोज इज गिवन 1 to 2 months after the first dose and the third dose is given 6 months after the first dose। तो इसकी 3 डोजेज हमने देनी है और पहली डोज देने के बाद हमने जो है सेकंड डोज देनी है उसके 2-3 माह बाद, और थर्ड डोज जो हमने देनी है वो उसके 6 माह बाद देनी है। ये हमारे पास है फाइगो स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इसमें हमारे पास पहली फेज स्टेज 1 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे भी आ सकता है कि फाइगो स्टेजिंग आप लोग लिखें। तो इसमें हमने स्टेजिंग और सब स्टेजिंग की हुई है। तो फर्स्ट स्टेज में जो है वो ट्यूमर सिर्फ कॉर्पस यूट्रस तक जो है ना, मतलब बॉडी ऑफ यूट्रस तक जो है कन्फाइंड रहता है। फर्स्ट, अब इसकी सब स्टेज है फर्स्ट 1A एंड 1B। 1A में जो है ना हाफ ऑफ ट्यूमर लिमिटेड टू द एंडोमेट्रियम और इन्वेड्स लेस देन 1/2 ऑफ द एंडोमेट्रियम, or tumor invades only 1/2 or more than of endometrium, it is called 1B। So let me show you the picture। Look at this picture। इसमें हमारे पास अगर यहाँ पे सिर्फ इन्वॉल्व होगा कैंसर उसको कहेंगे 1। अगर हमारे पास हाफ ऑफ एंडोमेट्रियम इन्वॉल्व होगा, यहाँ तक अगर एंडोमेट्रियम इन्वॉल्व है तो उसको हम कहेंगे हाफ ऑफ मायोमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम हाफ अगर इन्वॉल्व है तो उसको कहेंगे स्टेज 1B। और अगर जो है 1A सॉरी, और अगर मोर देन हाफ इसका इन्वॉल्व है तो उसको हम कहेंगे 1B। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेज है जिसमें हमारे पास ये इन्वेड कर लेता है स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सर्विक्स बट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द यूट्रस। अब यहाँ पे जो है सर्विक्स का जो है पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, ये सर्विक्स का पार्ट होता है। अगर यहाँ के स्ट्रोमल टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे तो ये 2 हो जाएगी, स्टेजिंग 2 हो जाएगी, जिसमें हमारे पास यूट्रस से आगे वो सर्विक्स में आ गया। थर्ड जो है इसमें लोकल ओरिजिनल स्प्रेड होता है। अब थर्ड A, थर्ड B, थर्ड C1 एंड C2। थर्ड A में क्या होगा, सीरोजा और एडिनेक्सा जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये एडिनेक्सा और सीरोजा इन्वॉल्व होगा तो इसको कहेंगे थर्ड A, 3A सॉरी। और 3B में वजाइनल की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी ये जो वजाइना इसके आगे होगा वो इन्वॉल्व हो जाएगा। 3C में जो है पेल्विक और पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। और C
और 1 में जो है pelvic lymph nodes इन्वॉल्व है, और C2 में regional lymph node metastasis to the para aortic lymph nodes with or without positive pelvic lymph nodes। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट जो सी में जाके यहाँ पे जो हमारे पास ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव, और उसके अलावा ये लिम्फ नोड्स पेल्विक लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व हो तो सी होगा, और अगर पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स होंगे तो C1A एंड 1-2 होगा। ठीक है। फोर्थ स्टेज में ट्यूमर जो है वो इन्वेड कर देगा ब्लैडर के मिकोजा को। अब आगे ब्लैडर है और पीछे रेक्टम है, तो उनकी अगर मिकोजा इन्वॉल्व होगी या फिर डिस्टेंट मेटास्टेसिस या दूसरी जगह पे होगी तो उसको कहेंगे 4। अब 4A में क्या है, ट्यूमर इन्वॉल्व द ब्लैडर म्यूकोजा एंड और बाउल म्यूकोजा, यानी जो इंटेस्टाइन होगी उसकी म्यूकोजा अगर इन्वॉल्व होगी तो उसको कहेंगे 4A। 4B में दूसरे इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी इंक्लूड इंट्रापेरिटोनियल डिजीजेज, और इसमें हमारे पास जो है वो लंग्स तक भी चला जाएगा, लीवर और बोन तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज हमें याद करना है। फर्स्ट में यूट्रस तक कन्फाइंड थी, सेकेंड में 1A में जो है हाफ ऑफ मायोमेट्री में इन्वॉल्व थी, लेकिन हाफ, जस्ट हाफ, और 1B में मोर देन हाफ। फिर सेकंड आ गई, सेकंड में हमारे पास सर्विक्स इन्वॉल्व होगा था। थर्ड में जो है वो, अब उसकी आगे फर्दर टाइप सी, थर्ड A B C, उसमें फिर हमने देखना है कि पहले एडिनेक्सा इन्वॉल्व है सीरोजा का, उसके बाद वजाइना इन्वॉल्व है, उसके बाद लिम्फ नोड्स पे आना है। पहले लिम्फ नोड्स पहले आएंगे, फिर उसके बाद पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स आएंगे, और फोर्थ में जाके वो मिकोजा जो है ब्लैडर की इन्वॉल्व होगी या बाउल की मिकोजा इन्वॉल्व होगी, और लास्ट में जाके जो है वो दूर वाले स्ट्रक्चर्स जो है मेटास्टेसिस जब हो जाएगी, जब जैसे लंग्स वगैरह ये इन्वॉल्व, बोन्स वगैरह इन्वॉल्व होंगी, तो उसको लास्ट स्टेज कहेंगे कैंसर की। नेक्स्ट हमारे पास है रेयर यूट्राइन मेलिग्नेंसीज। ये रेयर होती है जिसको यूट्राइन सार्कोमास कहते हैं। ये अकाउंट फॉर द 3 to 5% ऑफ यूट्राइन कैंसर होते हैं ये, एंड हैव इंसिडेंस ऑफ, मतलब ये 1 लाख वुमेन में सिर्फ 2 को इतने होता है, इतना कम चांसेस है इसके। एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है, इसके प्रेजेंटिंग फीचर होते हैं। दूसरे फीचर्स जो आते हैं वो पेन है, पेल्विक मास है या पोलीपोइड मास है, जो कि प्रोड्यूट करते हैं थ्रू सर्वाइकल ऑस, यानी उसका एक्सटर्नल ओपनिंग। Uterine corpus sarcoma accounts for 3 to 5% of all uterine cancer, but causes 26% of the mortality। ये इसकी टाइप्स लिखी हुई है, leiomyosarcoma, endometrial stromal sarcoma, and carcinosarcoma, and not specified any other। The peak incidence for leiomyosarcoma and endometrial sarcoma is 50 to 64 years of age, and peak incidence जैसे जैसे एज बढ़ती है उस तरह चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये डिफरेंट परसेंटेज लिखी हुई है कितने लोगों में कितने चांसेस तक जो है ये आंसर है इसकी। आप जस्ट इसके टाइप्स के नाम याद कर लें। सो दैट वाज ऑल अबाउट uterine cancer। If you have any query you can ask।